वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमारा यूनिट 2 चल रहा है। हमने लास्ट लेसन में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में देखा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे नया, उसकी ही आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि मैटर होता है, ठीक है। मैटर को हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और इसी तरह से मैटर को हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में भी क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर हम एलिमेंट को जो है मेटल्स बोल सकते हैं और नॉन मेटल्स बोल सकते हैं। तो आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिटेल में क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम। देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और एलिमेंट्स को हम उन दो भागों में डिवाइड करते हैं। मेटल्स क्या क्या होते हैं, एग्जांपल आप सोचो दिमाग में अपने, 2 मिनट पॉज करके। तो मेटल्स क्या होंगे, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स क्या है आपके, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। आपको पता होगा गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होता है। आपने जैसे देखा होगा कि जो तवा होता है तो उसमें जो हैंडल होता है वो वुड का होता है, ठीक है। तो जैसे हम वुड पकड़ते हैं तो हमको गर्म नहीं लगता। अगर आप सोचो वही हैंडल लोहे का होगा तो हमको गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करते हैं। बेसिक यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेटल्स मैंने शो किए, लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब मेटल है। नॉन मेटल्स में आपके डायमंड, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या होती है वो हमको देखना है। तो आप देखोगे कि पोजीशन क्या है, ये जैसे हमारी है पीरियोडिक टेबल है, तो ये एक बाउंड्री लाइन होती है, ये वाली एक बाउंड्री लाइन है जो ये बोरोन से शुरू होकर इस तरह से, ये हम इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। सिंपल है, आप बस बोरोन से शुरू करो और ऐसे जिगजैग में जाते जाओ, बस यहाँ पे आके ख़त्म करना है। तो ये जो सारे हैं, ये जो इधर मैंने जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और ये जो बाकी के जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो फ्रेंड्स मेटल्स हैं, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे कि 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो आप देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हैं आपके, वो क्या हैं, वो मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो देख बाउंड्री लाइन पे जो एलिमेंट्स हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये सिलिकॉन है जैसे, फिर आपका ये जर्मेनियम इधर, फिर ये आपका एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, मेटलाइट्स हैं, जिनमें जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेटलाइट्स हैं। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड मेटल क्या होते हैं, पहले मेटल के बारे में देखेंगे। मेटल जनरली, जैसे ये मेटल का एग्जांपल लो सोडियम, तो ये जनरली क्या होते हैं, ये बड़े दयालु होते हैं। दयालु का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा NaCl एक कंपाउंड होता है कि नहीं होता, जिसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, या फिर हिंदी में जिसको कहा जाता है नमक। तो ये कौन सा कंपाउंड है फ्रेंड्स, ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं हम डिटेल में आने वाले लेसन में पढ़ेंगे। पर आयनिक कंपाउंड में जो एक खास बात होती है वो ये होती है कि इसमें एक आयन पॉजिटिव होता है और एक आयन नेगेटिव होता है। इसको हम बोलते हैं कैटायन, इसको बोला जाता है एनायन। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स, जो ये कैटायन है, ये कैटायन कैसे बना, ये कैटायन ऐसे बना क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसने, सोडियम ने। और ये एनायन कैसे बना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये मेटल है। मेटल जनरली क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे के कैटायन बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेटल क्या है, एलिमेंट्स दैट हैव द एबिलिटी टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस, ठीक है। अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये तो मेटल की डेफिनेशन हो गई। अगला क्या है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, कुछ को छोड़ दो। जैसे मर्क्यूरी, एक मर्क्यूरी मेटल है पर लिक्विड है, सोडियम सॉफ्ट है, बस एक दो एक्सेप्शन है, नहीं तो मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और इनमें प्रॉपर्टी होती है जैसे डक्टिलिटी, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी एट्सेट्रा। डक्टिलिटी क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कॉपर की वायर बनती है कि नहीं, तो बस दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, कि हम जो है एलिमेंट, जो सब मटेरियल है उसकी वायर्स बना सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं किसमें, वायर में। तो वो क्या हो गई, डक्टिलिटी हो गई। हार्डनेस, सख्त होते हैं ये, ठीक है, आयरन देखा होगा आपने, ठीक है। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि हम उस जो मटेरियल है उसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, थिन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, एंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेलिएबल मटेरियल्स, तो मेटल्स आर मेलिएबल, ठीक। उसके बाद metals are often called those elements that tend to become cation by giving up one or more electrons from their atom during their chemical reaction। तो ये तो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। और मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब आपके मेटल्स के एग्जाम्पल हैं।
आगे देखेंगे हम हमारे फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की। और ठीक, तो इसमें एक मेटेलिक लस्टर होता है, लस्टर चमकते हैं, ठीक है, शाइनी, देखा होगा आपने, आयरन गोल्ड चमकते हैं ना। मेलिएबिलिटी, तो मेटल्स को शीट्स में, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, इनको मार पड़ती है तो ये क्या बन जाते हैं, शीट बन जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की चादर नहीं देखी आपने, पतली सी, ठीक है, तो इसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। गोल्ड क्या है, सबसे मेलिएबल मेटल है। गोल्ड को आपने देखा होगा कि आजकल जो गोल्ड के लॉकेट्स हैं उसमें लोग अपना नाम लिखवाते हैं, तो वो जो नाम लिखवाते हैं वो गोल्ड की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण गोल्ड ऐसा हो पाता है, गोल्ड से मेलिएबिलिटी के कारण हो पाता है। रिजिडिटी, तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कुछ हैं, मैंने आपको बताया कि लिथियम, सोडियम, सोडियम आपने देखा है अगर, तो अगर कोई साइंस का है आप में से, तो आपने देखा होगा कि उस सोडियम के पीसेस होते हैं जिसको केरोसिन में रखा होता है, फिर वो सोडियम पीसेस को ऐसे काटते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, ठीक है, तो नाइफ से इजीली कट जाता है, लोहा तो नहीं कटता ना, सोडियम सॉफ्ट होता है, कट जाता है। डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। गोल्ड बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, उस हो जाता है, ठीक है, उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेटल और बताना आप मुझे कि जो डक्टाइल है, अभी मैंने बताया भी था, ठीक है, बताना आप। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, आपने देखा होगा सिल्वर वायर, कॉपर वायर होती है ना, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर भी होती हैं। हीट कंडक्टिविटी, मेटल्स जो हीट कंडक्ट कर लेते हैं अच्छी, आपने ये भी आपको भी बताया, सिल्वर, कॉपर, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब इजीली मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सोनोरस, आप किसी आयरन पे कोई अगर कुछ मारोगे ऐसे, अगर ऐसे कुछ उस मारोगे तो एक साउंड आएगा, ठीक है, बेल लाइक साउंड, तो वो सोनोरस बोलते हैं उसको, ठीक। तो आपने देखे होंगे जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार, तो उसमें वायर्स जो होती हैं वो मेटल की होती हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कि जो मेटल है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, तो आप देखिएगा, ये मेटल है, जैसे ये पोटेशियम की रिएक्शन वाटर से दिखाई गई है, थोड़ी सी यहाँ पे गलती है तो मैं उसको नोट्स में करेक्ट कर दूंगा। ये पोटेशियम जो है उसको इस तरह से नहीं लिखा जाता, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। ये पोटेशियम को ऐसे 2 के लिखा जाता है, ठीक है, K2 के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो क्या पोटेशियम जो रिएक्ट करेगा वाटर से, तो ये कैसे करेगा फ्रेंड्स, ये आप देखोगे जो पोटेशियम में वाटर से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, ऑक्साइड। अभी ऑक्साइड का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, जैसे कि हम सिमिलरली रिएक्शन करवाते हैं फ्रेंड्स सोडियम की वाटर से, तो क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। अब आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप बना सकते हो, सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है, तो आप इन दोनों को क्रॉस कर दें तो ये Na2O बन गया, ठीक है। सिमिलरली पोटेशियम का भी यही होता है, पोटेशियम की भी वैलेंसी +1 होती है, ठीक है, तो ये K2O बन जाता है, ऑक्सीजन की -2 होती है, ठीक, तो ये बन गया। फर्दर जो ये ऑक्साइड बनते हैं फ्रेंड्स, ये ऑक्साइड फर्दर, जैसे एक पहले तो ऑक्साइड बनाएगा, फिर ऑक्साइड बना के फर्दर कुछ मेटल्स के ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो डिजॉल्व होकर क्या दे देते हैं, KOH, मतलब बेस, ठीक है। जैसे हमने सोडियम का किया था, तो सोडियम ने क्या बनाया, Na2O बनाया। अब ये वाला जो ऑक्साइड, अभी पानी में ही हमने सोडियम को पानी में डाल दिया तो ऑक्साइड बना, और जैसे ही ऑक्साइड बना, ये ऑक्साइड बनते ही किससे, जब पानी के अंदर ही रहेगा तो ये फर्दर पानी से फिर रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा। बैलेंस कर दो तो यहाँ 2NaOH हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, जो कि एक क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्षार, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्षार है, ठीक है। एसिड बेस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी ज़्यादा लोड मत लेना यहाँ पे। तो इस तरह से होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेटल वाटर से रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बनाता है, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये क्लियर हो गई बात। चलो, कुछ ऑक्साइड वाटर से वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्शन क्या होंगी, वो यहीं पे आके पहली स्टेप में आके रुक जाएंगी, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बर्निंग, ठीक है। तो ये जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। जैसे सोडियम, सिंपल रिएक्शन करो सोडियम की, तो ये Na को इस तरह से लिखा जाता है, ऑक्सीजन को कैसे लिखा जाता है, नेचर में ऑक्सीजन कैसे मिलता है, O2 के फॉर्म में मिलता है, तो उसको क्या बनाएंगे, NaO बनाएंगे, तो सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की -2, तो ये क्या बन गया, Na2O। अब इसको बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर बैलेंस नहीं हुई तो इसको हटा दो, तो इसको यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, तो ये 4 हो गया, 2 2 से 4, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है। सोडियम का ये ऑक्साइड बन गया। सोडियम इतना रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है ही, तो ऑक्सीजन अगर आपने केरोसिन से बाहर निकाला तो एकदम से उसमें आग लग जाएगी, और आग लगने का मतलब क्या है, कंबशन का मतलब क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है।
तो ये रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉपर का एग्जाम्पल दिया है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉपर को जैसे रिएक्शन इस तरह से लिखी है फ्रेंड्स, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू क्यूपरिक ऑक्साइड। अभी क्यूपरिक है यहाँ लिखा। तो कॉपर नेचर में कैसे मिलता है, Cu के फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन नेचर में कैसे मिलता है, O2 के फॉर्म में मिलता है। अब क्यूपरिक ऑक्साइड बनाना है तो यहाँ Cu लिख दो, यहाँ O लिख दो। क्यूपरिक में कॉपर की वैलेंसी होती है फ्रेंड्स +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, दोनों को क्रॉस कर दिया मतलब यहाँ 1 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CuO। ठीक है, तो ये बन गया। एक बात और ध्यान रखना कि मेटल ऑक्साइड अल्कलाइन होते हैं। अल्कलाइन का मतलब कि जब ये मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनती है, बेस बनती है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं हम, एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा फ्रेंड्स, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ सोडियम का लिखा है तो हम क्या लिखते हैं, पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। तो पोटेशियम का फार्मूला KHCl का फार्मूला HCl, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl। सॉल्ट क्या बनेगा फ्रेंड्स, K और Cl कंबाइन हो जाएंगे तो बनेगा KCl, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो हाइड्रोजन नेचर में कैसे मिलता है, H2 के फॉर्म में मिलता है, तो लिख दिया। अब इसको बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ इसको 2 कर दिया, अब हमको यहाँ 2 करना पड़ेगा, बस ये हो गई बैलेंस। ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शन। दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ क्या होता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है फ्रेंड, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे इसी लेसन में। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जो कुछ मेटल होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो जैसे ये है, तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बना हुआ है, जैसे ये रिएक्शन को लिखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ लिख दो आप सोडियम, यहाँ लिख दो मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर आपको क्या मिलेगा, सोडियम, सो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्लोराइड मिलेगा प्लस मैग्नीशियम बाहर। ये रिएक्शन आपको लिखना आनी चाहिए। तो सोडियम को नेचर में कैसे मिलता है, सोडियम Na के फॉर्म में मिलता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे मिलता है, MgCl, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, इसकी होती है -1, क्रॉस कर दो तो क्या बनेगा आपका MgCl2। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl +1 -1, तो ये फॉर्मूला बन गया। और मैग्नीशियम तो ऐसे ही मैग्नीशियम लिख दो, नेचर में मैग्नीशियम किस फॉर्म में मिलता है, Mg के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, देखो ये मिलने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा मॉलिकुलर फॉर्म में मिलता है। मॉलिकुलर मतलब कि एक एलिमेंट जो होगा वो ऐसा एलिमेंट जो होगा ना, वो 2 एटम कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, तो मॉलिकुलर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सोडियम जो होता है वो हमेशा किस में फॉर्म मिलता है, एटमिक फॉर्म में मिलता है, मतलब एक एटम सिंगल अकेला रहता है। ठीक है, अपना अपना नेचर है। ठीक, ये हो गया। मेटल नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं, तो वो सॉल्ट बना लेते हैं, जैसे ये। ठीक है, सिंपल है। तो चलो, अब मेटल के यूज़ क्या हैं, तो ये आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, डेकोरेटिव प्रोडक्ट, एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो मेटल्स मेन कंपोनेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और मेटल जैसे कि आयरन, स्टील, ये मेन मटेरियल्स हैं जो कि बिल्डिंग्स में और घर में सरिये देखे ना आप, बस। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड दे आर जो वायर बनाने में काम में आते हैं, और इक्विपमेंट्स, गैजेट्स। और सिलिकॉन आपने देखा होगा, सिलिकॉन एक मेटल है, यूज़ नहीं होता क्या कितना। डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, आजकल तो मिठाइयों पे भी डेकोरेशन होती है ना। मेटल्स सच एस प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रीशियस मेटल एंड हाई इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, ये बनता है। आगे देखोगे मेडिसिन, तो मेटल जो है माइक्रो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए, आयरन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एनीमिया हो जाता है। हेमोग्लोबिन जो कंपोनेंट होता है हमारे, जो ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट होता है, तो वो क्या क्या उसमें क्या होता है, आयरन ही होता है। ठीक है, जो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, तो मेडिसिन में भी काम आता है। ठीक है, फिर आयरन, कैल्शियम, कैल्शियम की टेबलेट दी जाती हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब दी जाती हैं कुछ कॉमन मेडिसिन के रूप में। ठीक है, एंटासिड के रूप में। जो आप ये लेते हो, इनो लेते हो, तो उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो मेडिसिनल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। डेंटिस्ट को देखा होगा आपने, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग मशीन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर विच इंक्लूड रोड व्हीकल, रेलवे, एरोप्लेन, रॉकेट एट्सेट्रा। टाइटेनियम कितना यूज़ होता है। बिसाइड दिस मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल दैट आर यूज इन किचन, पता ही होगा आपको, वो स्टील के बने होते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, ओके। अदर यूज़ क्या हैं, तो कुछ जो दूसरे यूज़ हैं वो क्या है, सिक्योरिटी और सम अदर यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स आर दैट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी एज द मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग लॉक्स, स्ट्रॉन्ग सेफ। ठीक है, अलमारी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फर्नीचर ऑल्सो आर मेड फ्रॉम मेटल दिस डेज।
ठीक है, पहले लकड़ी के सोफे होते थे, आजकल तो लोहे के भी होते हैं। मेटल्स ऑल्सो फाइंड देयर यूज़ इन मिलिट्री, ठीक है, तो एमिनेशन ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं फ्रेंड, देखो नॉन मेटल्स पे आ गए हम। मेटल्स हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेन सब पढ़ लिया। अब आगे देखेंगे नॉन मेटल। तो एलिमेंट जो मेटल नहीं होते वो नॉन मेटल होते हैं। अब 22 नॉन मेटल जो हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं। अब एक बात का बहुत ध्यान रखना कि ये जो नॉन मेटल होते हैं ना, ये सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और गैसियस में भी मिलते हैं। अभी डिफरेंस पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो अब ये देखोगे आप कि ये कार्बन सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है। ब्रोमीन जो नॉन मेटल है किस फॉर्म में मिलता है मैं आपको ये भी बताता हूँ, Br2 के फॉर्म में, लिक्विड है। कार्बन तो देखा ही होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलता है। लेकिन मेटल जो है ना, मैक्सिमम मेटल क्या है, सॉलिड ही है। एक इक्का दुक्का एक्सेप्शन है बस, इक्का दुक्का क्या, मर्क्यूरी है बस एक्सेप्शन, ठीक है। नॉन मेटल एनायन बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन लेके। नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सम नॉन मेटल्स आर फाउंड एज गैसेस। कुछ सॉलिड मिलते हैं, कुछ लिक्विड, और मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल सॉलिड होते हैं। इन देयर सॉलिड स्टेट नॉन मेटल टेंड टू बी ब्रिटल, देयरफॉर दे लैक द मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी एग्जिबिटेड बाय मेटल्स। मतलब अगर आप कार्बन है, अगर आप कार्बन कोयले को आप हिट करोगे तो वो शीट में बदल जाएगा क्या, नहीं, वो चूरा चूरा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल, ठीक। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर, बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल एक्सेप्ट फॉर कार्बन। कार्बन का कुछ फाइबर बनते हैं, ठीक है। अगला जो है आपका, अनदर प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक टू मेटल इज अपसेंट इन नॉन मेटल कॉल्ड मेलिएबिलिटी। शीट्स थोड़ी बन पाती हैं उसकी। नॉन मेटल एग्जिबिट वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दे द लो और नॉन एग्जिस्टेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश नॉन मेटल फ्रॉम मेटल। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी देखा गया लकड़ी को कंडक्ट करते हुए, लकड़ी क्या है, कार्बन ही है। दे आर नॉट सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट, अच्छा ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है जो कि अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टी देख लो, तो नॉन मेटल जनरली पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन बट इट इज़ यूजली वेरी रिएक्टिव इन एयर, विच इज़ वाई सम ऑफ देम आर स्टोर्ड इन वाटर। एयर में रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे कार्बन है, तो कार्बन को आप गर्म, ये लकड़ी को आप गर्म करते हो ना, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर मतलब क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाती है। एसिड, तो नन ऑफ द नॉन मेटल इज नॉन टू रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिस, तो द रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल एंड बेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। द रिएक्शन इफ क्लोरीन विद बेस इज लाइक, जैसे ये Cl2 है, तो Cl2 एक बेस है, ये Cl2 एक नॉन मेटल है और ये बेस है। तो ये फ्रेंड्स क्या बनाता है, ये इस तरह से कंपाउंड बना लेता है, NaOCl बना लेगा और फिर यहाँ पे HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाएगा, नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो आप ये रिएक्शन ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बस ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है और नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं। ऑक्सीजन तो अभी मैंने बताया, तो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन कर जाता है और ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो हमारे ऑक्साइड हैं, याद करो कि जब मेटल रिएक्शन किया था ऑक्सीजन से तो ऑक्साइड बने थे, और जो ऑक्साइड थे वो कैसे थे, वो ऑक्साइड कैसे थे, वो थे बेसिक इन नेचर। याद आया, Na2O किससे रिएक्शन किया, वाटर से, क्या बना, NaOH बना। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ इसको, बना था ना, क्या बना, बेस। तभी तो इन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर। अब ये क्या है, ये SO2। अब SO2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये जैसे ये यहाँ पे क्या बना है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, एसिड बन गया। तो दैट्स वाई ये क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। CO2 का एग्जांपल ले लो, क्या बना, ये जो बना है इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। मेटल के साथ तो पता ही है आयनिक कंपाउंड बनता है, ये नॉन मेटल है ना। ये ध्यान रखना, रिएक्शन गलत लिखी हुई है, लेकिन इसको करेक्ट कर देते हैं। Na+Cl2 गिव्स यू 2NaCl, ठीक है। तो ये ओके, चलो हम आगे और कर देखते हैं। नॉन मेटल के यूज़ देख लो, तो जैसे आपका एमोनिया बनाना है, एमोनिया बहुत काम की चीज़ है, NH3, ठीक है। तो उसमें क्या आपका लगता है, N2 लगता है, H2 लगता है। तो ये सब, ये N2 जो क्या है, नाइट्रिक एसिड, और ये सब बनाने में नाइट्रोजन का यूज़ लगता है। नाइट्रोजन क्या, नॉन मेटल्स है। पानी के प्योरीफिकेशन में क्लोरीन का यूज़ लगता है, यूज़ तो बहुत है,
ठीक है। हाइड्रोजन का यूज़ होता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, और वो उसका रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है। कार्बन के तो काफ़ी यूज़ हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत यूज़ हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग यूज़ रहते हैं। कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि जितने भी मेटल हैं, मर्क्यूरी को छोड़ दो आप, तो वो सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। वो मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम क्या है, एक्सेप्शन है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। आयोडीन एक शाइनी नॉन मेटल है, आमतौर पे शाइनी मतलब लस्चरस, आमतौर पे नॉन मेटल लस्चरस नहीं होते, पर आयोडीन होता है और आयोडीन सॉलिड है। कार्बन इज सच ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, पता ही है आपको, ठीक है, अभी पढ़ेंगे एलोट्रॉप तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको अभी नहीं देखते। अल्कलाइन मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट इवन विद अ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था कि मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो मेटल है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं। बताओ भैया, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, नॉन मेटल के कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटल जो होता है वो मेनली सॉलिड स्टेट में मिलता है, नॉन मेटल सब स्टेट में मिल जाते हैं। ऑल मेटल्स आर ओपेक, इसके आर पार नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा नॉन मेटल के केस में नहीं होता, ठीक है। तो ब्रोमीन अब लिक्विड है, तो लिक्विड के आर पार तो देख ही सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब जिनमें लाइट, देखो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, लाइट एकदम पास हो जाती है सारी उस मटेरियल से। ट्रांसलूसेंट में पार्शियली पास होती है, पूरी तरह से पास नहीं हो पाती, और ओपेक में बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती। तो मेटल्स तो ओपेक ही होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में अलग अलग कैटेगरी हैं। ये भी बड़ा सिंपल है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मेटल मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। मेटल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। मेटल्स के हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स के नहीं होते हैं, कुछ के एक्सेप्शन है यहाँ पे। मेटल्स को मिक्स करके क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। नॉन मेटल में ऐसा कोई कंबाइन होकर एलॉय बनते नहीं है, अभी एलॉय पढ़ेंगे। मेटल लस्चरस होते हैं, इनका एक स्पेशल शाइन होती है, नॉन मेटल्स की नहीं होती। डायमंड को छोड़ दो, ठीक है, एक ही है पर सब पे भारी है। अब एलॉय क्या होता है, हमने नॉन मेटल पढ़ लिया, मेटल भी पढ़ लिया, अब एलॉय पढ़ेंगे। एलॉय क्या होता है, एक एलॉय एक तरह का फ्रेंड्स मिक्सचर है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, मिक्सचर है। अब एलॉय मिक्सचर है तो क्यों क्यों क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे कुछ मेटल, जैसे कि हमने पढ़ते हैं, जैसे ब्रोंज है, तो ब्रोंज में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉपर होता है और टिन होता है, तो ये दोनों मेटल्स को मिला के जब मिल जाता है तो क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। अब ये ब्रोंज ध्यान रखना कि कॉपर जो ह्यूमन ने सबसे पहला जो मेटल यूज़ किया था ना, वो यही था, कॉपर। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता में ब्रोंज एज कल्चर जो होता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में यूज़ हुआ था ना, ब्रोंज टूल्स, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दो मेटल जब मिला देते हैं अलग अलग कंपोजिशन में, तो फिर जो मटेरियल जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है। एलॉय एक मिक्सचर होता है, एलॉय कंपाउंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में फ्रेंड्स कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। और आपको जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है फ्रेंड्स, ये कंपाउंड में जैसे ये एटम मिल जाते हैं आपस में और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम। और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट में सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम होता है, वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एलॉय इज अ मिक्सचर, ठीक है। आगे देखते हैं, alloy is a substance formed from the combination of two or more metals। तो alloy जो है आपके, alloy can also be formed from combination of metals and other element। The property exhibited by alloys are often quite different from the properties of the individual component। तो जो alloy हम बनाते हैं, जिन मेटल से बनाते हैं, तो वो मेटल से कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है alloy। और कई बार मेटल्स के साथ नॉन मेटल भी डाल देते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील में कार्बन भी होता है, आयरन तो होता ही है, कार्बन भी होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर अलॉयज टू हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस व्हेन कंपेयर टू प्योर मेटल्स। हाँ, इसीलिए तो अलॉय बनते हैं। क्यों? क्योंकि प्योर मेटल्स से इनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तभी अलॉय बनाए जाते हैं, ठीक है। साइंस की बहुत अच्छी डिस्कवरी है ये। कुछ कॉमन अलॉयज हैं, ध्यान रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी काम आएंगे, ठीक है। तो ब्रास और ब्रोंज, ये तो ध्यान रख लेना। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। एक बार और बोलेंगे, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कंफ्यूज मत होना, यहाँ जेड है पर यहाँ जिंक नहीं है, तो यहाँ पे जेड है इसलिए जिंक नहीं है, और यहाँ पे जेड नहीं है इसलिए जिंक लगा दिया, ठीक है। एमलगम, जहाँ भी ये नाम लिखेगा वहाँ पे मर्क्यूरी होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील में क्या है, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है और कार्बन भी है, ठीक है। तो ये जो कार्बन जितना होगा वो आयरन उतना ही फिर उसको अलग अलग टाइप्स बनती जाती हैं। और भी कुछ लिखे हैं यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, यूज भी लिखा है। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉइन बनते हैं इसके। जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक निकल,
ठीक है, इसको एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो आप। ये जो जर्मन लोग होते हैं, तो वो जब इंडिया में आए थे तो उनको फॉरेनर हैं, निकाल देंगे हम, तो कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है, गन मेटल, कॉपर, जिंक एंड टिन, और सोल्डर, टिन एंड लेड। कंपोजिशन आप याद कर लेना प्लीज़। ठीक है, बताऊँ क्या? कर लोगे आप लोग? कॉपर जिंक में 70 और 30 है, कॉपर टिन में 90-10, और ये कॉपर जिंक निकल 60-20-20, और कॉपर जिंक और टिन 90-2-8, टिन लेड में 67 और 33। कहीं कहीं ये चेंज भी दिखेगी, पर आप यही वाली याद कर लो। ठीक है, चलो, यूज़ सबके कॉमन ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक, चलो, अब ओर और मिनरल्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, ये ओर क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, ओर और मिनरल्स क्या होते हैं, ध्यान रखना। ये हम देखेंगे मिनरल। तो जो मेटल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये प्रीशियस होते हैं। तो ये जब प्रीशियस होते हैं तो ये अकेले नहीं रहते, मतलब ये हमको फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये हमेशा कैसे मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में। जैसे कि आयरन एक मेटल है, तो आपको क्या लगता है ये अकेला मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये हमेशा कैसे मिलता है, जैसे कि एक फॉर्म होता है Fe2O3, तो ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये Fe है, ऐसे नहीं मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? Fe2O3 के फॉर्म में मिलेगा। तो इनको ही फ्रेंड्स क्या बोलते हैं हम, कि जो मेटल्स आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एज मिनरल। ये जो कंबाइंड फॉर्म है जिसमें मेटल मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मिनरल। मिनरल क्लियर हो गया। अब क्या है, मिनरल तो हो गया। अब क्या होता है कि कंबाइंड फॉर्म ही है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एप्रिशिएबल अच्छी क्वांटिटी में एप्रिशिएबल क्वांटिटी में हमको क्या मेटल मिल जाता है, तो हम उस मिनरल को क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? और बोलते हैं। और अगर उसमें से एप्रिशिएबल क्वांटिटी में मेटल नहीं निकला, तो हम क्या बोलेंगे उसको? सिर्फ क्या रहता है फिर? मिनरल ही रहता है। समझ में आ गई बात? पहली बात, मेटल कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता, हमेशा मिलता है किसमें? कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। एग्जाम्पल लिया था हमने इसका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेमेटाइट। ठीक है, अब इसमें से अगर मेटल अच्छी क्वांटिटी में निकल जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? और। ठीक है, और निकालो, और अगर नहीं निकलता तो फिर सिर्फ क्या बन के रह जाता है? मिनरल ही बन के रह जाता है। इसलिए एक जो लाइन लिखी हुई आती है क्वेश्चन में, कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? देखो, मिनरल तो है ही, अगर मिनरल से मेटल निकल गया तो वो क्या बन जाएगा? और। तो जितने भी और हैं वो पहले क्या थे? मिनरल ही थे। ठीक है, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि सारे मिनरल और हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि सब मिनरल से थोड़ी मेटल एप्रिशिएबल क्वांटिटी में निकल जाता है, नहीं बोल सकते ना। तो ये इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, तो ये मैं पढ़ देता हूँ। अर्थ्स क्रस्ट कंटेन्स सम नेचुरली ऑकरिंग कंपोनेंट्स कॉल्ड मिनरल्स इन विच मेटल कंपाउंड्स आर फाउंड। ध्यान रखना, मेटल कंपाउंड्स, कंपाउंड समझ गए ना, एक से ज़्यादा एटम। ores can be said to be those minerals from which metal can be economically and easily extracted। ठीक है, पता लगे उसको निकालना ही बड़ा मुश्किल है, तो वो फिर सिर्फ मिनरल ही रहेगा। ठीक है, तो मेटल्स आर नॉट इजीली फाउंड, नॉट ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। और फ्रॉम दीज मेटल कंपाउंड ध्यान रखना, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। Therefore, we can say that all ores are minerals, but all minerals are not ores। अभी समझाया मैंने। ठीक है, चलो आगे देखेंगे कि अब मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें। तो ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस होती है इसको मेटलर्जी कहा जाता है। तो मेटलर्जी इज द फील्ड ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने एक चार्ट दिया है आपको। तो ये चार्ट में क्या है फ्रेंड्स, ये चार्ट आपका, ये देखो आप। तो इसमें 3 तरह के मेटल हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम और लेस रिएक्टिविटी, लीस्ट रिएक्टिविटी। तो जो हाई रिएक्टिव वाले होंगे उनको तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस से हमको प्योर मेटल मिल जाता है। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है फ्रेंड्स, ये इस तरह से होता है। ऐसे एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाले को कैथोड,
पॉजिटिव को एनोड, ठीक है। अब ये जो आपका मेटल होता है इसको ऐसे मेल्ट कर देते हैं और ये सोल्यूशन इधर पड़ा होता है, फिर करंट पास करते हैं, तो करंट पास करते हैं तो मेटल होता है, जैसे ये यहाँ पे पॉजिटिव वाला मेटल तो हमेशा पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा, तो वो यहाँ पे लग जाता है, और नॉन मेटल जो है वो इधर गैस के फॉर्म में या जो भी फॉर्म में निकल जाता है, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाता है, मेटल, ठीक है, हो गया ये। अब अलग ये आप जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उनमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो उसका और कैसा है, और कार्बोनेट है, मतलब मैग्नीशियम है जैसे, तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में मिलता है, MgCO3 के फॉर्म में मिलता है, तो हम क्या करेंगे, MgCO3 को ले लेंगे, उसके बाद उसको गर्म करेंगे, तो उसमें से क्या होगा, MgO अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इस MgO को ले लेंगे और इसको कोई ऐसे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवाएंगे जो इसका ऑक्सीजन निकाल ले, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, ऑक्सीजन को निकाल लिया ना, ठीक है, ये Mg अलग हो जाएगा और AO अलग हो जाएगा, ठीक है। जितना आपको लिखना है मैं आपको बता दूंगा, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर उसका सल्फाइड हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, सल्फाइड हो का एक बढ़िया एग्जाम्पल है गलेना, PbS यहाँ 2+ यहाँ 2 नेगेटिव, तो ये PbS लिखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे। कैल्सिनेशन में क्या होता है, विदाउट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करना है, और रोस्टिंग में, रोस्ट करते हो ना आप कुछ भी, तो ऑक्सीजन के साथ गर्म करना है, तो क्या होगा, लेड अलग हो जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। या SO2 हो गया तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और कंबाइन अगर फॉर्म में रहा तो फिर फर्दर हम इसको भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और अगर मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी है तो पहले हम उसको क्या करते हैं, कैसे भी करके उसको सल्फाइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी रोस्टिंग करते हैं, फिर हमको मेटल मिल जाता है, फिर हम उसको प्यूरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं ये। और तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, हमको जो सबसे पहली स्टेप यही होती है, तो हमको क्या होता है, कोई भी हो इनमें से सबसे पहली स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो क्या होगा फ्रेंड्स इसमें, सबसे पहले तो क्या करना है, ओर को जो भी उसमें सॉइल का जैसे हमने निकाला है उसको एक्सट्रैक्ट किया है, तो ऑब्वियसली उसमें बाहर बाहर ही कुछ लगा होगा ना, जैसे मिट्टी है या कोई स्टोन है, सिलिकेट है, तो उसको हम हटाएंगे, तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। और ये जो इंप्यूरिटीज लगी रहती है उसको बोलते हैं गैंग, ठीक है। व्हाट इज गैंग क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो गैंग क्या होती है कि इंप्यूरिटीज जो होती है ना ओर्स में लगी हुई वो, तो कंसंट्रेशन इज डन टू रिमूव इंप्यूरिटीज फ्रॉम ओर, और इसको इनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक मेथड होती है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, जैसे वो आप गेहूं को छानते हो ना, वो उसको गेहूं करते हो तो नीचे वो सब कचरा गिर जाता है, तो ऐसे ये भी होता है। तो इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी इन्वॉल्व सेपरेटिंग इम्प्यूरिटीज विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, दिस कैन बी डन बाय सीविंग। सीविंग होता है छानना। और एक मैग्नेटिक सेपरेशन होती है फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक इंप्यूरिटी होती है, अब आप एक मैग्नेट रख दो, तो जो अगर मैग्नेटिक इंप्यूरिटी कोई लगी हुई है तो वो उससे चिपक जाएगी जाके, ठीक है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है, उसको ऐसे झांक से धोते हैं, और ऊपर जो जो गैंग होती है, जो इंप्यूरिटी होती है, वो झांक झांक के साथ ऊपर आ जाती है, ठीक है। ये एक हो गई। उसके बाद आपका क्या है कि आप उसको मेटल को, अगली मेथड थी आपकी, एक तो वो जो हाई रिएक्टिविटी वाले थे वो तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग कर दिए, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले उनको हमको पहले ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। तो अगर तो हमारा क्या होगा, कार्बोनेट वाला होगा तो हम उसको गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये CO2 बनेगा। इस तरह से मैंने बताया था आपको, ठीक है। ध्यान रखना, कैल्सिनेशन का मतलब है अब्सेंस, कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, गलती मत कर देना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जरूर लिख के आना, ठीक है। और रोस्टिंग का मतलब क्या है, रोस्टिंग का मतलब है फ्रेंड्स इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, और हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो ये क्या है कैल्सिनेशन। तो ये मैंने जैसे देखा आपने कि जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन के साथ गर्म किया, तो ये आपका यहाँ पे SO2 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये SO2 और ये जिंक ऑक्साइड आपका अलग हो गया, ठीक है। इस तरह से रिडक्शन क्या होगा, तो जब ऑक्साइड को गर्म करते हैं इसको, तो ये इज ऑक्साइड ऑफ हीटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल टू टर्न देम इनटू मेटल इज नॉन एज रिडक्शन। तो किसी भी तरीके से हम ऑक्सीजन का रिमूवल करना, हीट करके करेंगे तो भी रिडक्शन, किसी और कंपाउंड के साथ में करेंगे तो भी रिडक्शन, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेटल मिलेगा हमको उसकी प्यूरिफिकेशन कर देंगे। तो प्यूरिफिकेशन की अलग अलग मेथड होती है, हमको नहीं लिखना है, हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, ध्यान रखना, कोई भी मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है, एक लेयर बन जाती है, फिर वो लेयर निकलने लगती है, वो मेटल को भी साथ में निकाल लेती है, तो उसको ही कोरोजन बोलते हैं। आयरन के केस में इसको रस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, कोरोजन इज द डिटोरिएशन ऑफ मेटल बाय रिएक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है, वो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। और आयरन के केस में इसको रस्टिंग कहा जाता है, जैसे कि ये, जैसे आपकी Fe2O3 है, ठीक है, ये आपका आयरन, और ये पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये पहले पानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले क्या बना, Fe2O3 बना, फिर पानी से रिएक्शन हो गया तो क्या बन गया, Fe2O3, और ये मॉलिक्यूल और H2O साथ में जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और ये एक पपड़ी के फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में निकल जाता है, तो इससे हमारा मेटल खराब होता है, ठीक है।
So it happens naturally. It is the process by which metal gradually deteriorate as a result of the reaction between oxygen and water, which result in the formation of oxide layer on the metal surface. Pure metal corrodes and changes into an undesirable material. Rusting refers to the process in case of iron. Rust develops over the time when the iron is exposed to damp air. It is a drab, brittle and brown substance. होता है ना पपड़ी. Rusting of iron is the process through which rust develops on its surface. ठीक है. तो कोरोजन को हटाना है तो कैसे हटाना है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हटा सकते हैं. अब जैसे ये क्या है, ये आपका मेटल है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर कोई एक दूसरे मेटल की कवरिंग चढ़ा दोगे. तो जैसे ये इसे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से चढ़ाई जाती है. जैसे ये कॉपर है तो कॉपर की कवरिंग में इस मेटल पे चढ़ा दूंगा, तो बाद में क्या होगा, अब ये वाला मेटल को नुकसान नहीं होगा. ठीक है. तो ये इस तरह से फ्रेंड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको डायग्राम बनाना है. ये एनोड है और ये आपकी कैथोड है, और ये जो Cu2+ है ऑब्वियसली वो नेगेटिव वाली कैथोड पे आके जुड़ जाएगा. तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन टू कोट एन ऑब्जेक्ट इन अ लेयर ऑफ मेटल. इंजीनियर्स यूज कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस टू ट्रांसफर द डिजायर्ड मेटल कोटिंग फ्रॉम एन एनोड से जा रहा है. ठीक है. ए पार्ट कंटेनिंग द मेटल दैट विल बी यूज्ड एज अ प्लेटिंग टू ए कैथोड. ये पढ़ लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा. गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग, ठीक है, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. पेंट लगा दो, ग्रीस कर दो, ये भी एक अच्छी मेथड है. ठीक है. दूसरा कुछ सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम मटेरियल, वो कोई ऐसा मटेरियल ही लो जो कोरोजन रेजिस्टेंट हो. ठीक है. फिर आजकल कोरोजन इनहिबिटर्स भी आते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. क्या क्या फैक्टर, इम्प्योरिटीज़, फिर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी कोरोजन बढ़ जाती है. अगर कुछ जैसे गैसेस हैं, अगर इससे आप मेटल आप बार बार एक्सपोज हो रहा है तो भी ख़राब होगा. ठीक है. मॉइस्चर, तो उससे भी जंग लगेगा. ठीक है. टेम्परेचर का फैक्टर ध्यान रखना. बस इतना ध्यान रख लो, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस गैसेस और प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर. ये 3-4 आप इम्प्योरिटीज़ 3-4 पॉइंट ध्यान में रख लो. ठीक है. तो आपका काम हो जाएगा, आप लिख के आ सकते हो. उसके बाद देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज. तो ध्यान रखना, ये रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब है. ठीक है. वो गोल्ड तो बहुत कम रिएक्टिव होता है. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बस ध्यान रख लेना. ठीक है. अच्छा, कुछ ये एक फैक्ट है एक्वारिगा. एक्वारिगा फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है, 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं. ये गोल्ड को डिजोल्व करने में यूज़ में आता है. जो सुनार होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं. कुछ फैक्ट हैं, ये भी मैं बताता हूँ आपको. लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम. ओस्मियम एक हैवीएस्ट मेटल है. सिल्वर की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं. सभी मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं. एल्यूमिनियम, जिंक और टिन के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं. अब ये मेटलाइट्स जो हमने बात करी थी, ये मेटलाइट्स भी एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब वो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड भी दे सकते हैं, आपका एसिड भी दे सकते हैं और बेस भी दे सकते हैं. ठीक है. मर्क्यूरी और मेटल मिलते हैं तो अमलगम बनता है. ठीक है. और ये 3 मेटल हैं आपके, fe, को, नी. इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, बाकी में नहीं होती. प्योर गोल्ड फ्रेंड 24 कैरेट होता है और बहुत सॉफ्ट होता है. तो ज्वेलरी बनाने के लिए उसको 24 कैरेट को कन्वर्ट करा जाता है किसमें, 22 कैरेट में. और उसमें क्या होता है कि कॉपर और सिल्वर भी मिलाया जाता है. ये तो बता दिया मैंने आपको. ये एमलगम होता है, अगर उसको एलॉय बनाना है और 1 पार्ट मर्क्यूरी है तो वो एमलगम होता है. ठीक है. मेटलर्जी का युग पे हमारे यहाँ मेटलर्जी बहुत पहले से थी. आप देखोगे कि कुतुब मीनार के पास में एक आयरन का पिलर बना हुआ है, उस पर आज तक जंग नहीं लगा. तो हम जो पहले जो वर्कर्स थे वो मेटलर्जी को जानते थे. ध्यान रखना. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. मेटल नॉन मेटल के बारे में लिखा है, 2016 में आया था. फिर 2017 में आया था एलॉय का क्वेश्चन, सॉरी. फिर कोरोजन, और ये 2018 में एलॉयस का क्वेश्चन फिर आया. ठीक है. ऐसा मैं बताया तो मेटल नॉन मेटल के बारे में तो आप लिख लोगे. मिनरल लिख लेना कि हम जो मेटल होता है वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है, उसको ही मिनरल कहा जाता है. व्हाट इज एन ओर, कि ऐसे मिनरल्स है जहाँ पे मेटल इकोनॉमिकली और इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उसको हम ओर बोलते हैं. राइट द नेम ऑफ नॉन मेटल हैविंग लेस्चरस प्रॉपर्टी. आयोडीन. वाटर एलाइज, तो एलाइज बता देना कि मेटल को जब मिक्स किया जाता है तो एलाइ बनता है. एग्जाम्पल दे दो. ब्रोंज इज एन एलाइ ऑफ कॉपर एंड टिन. ब्रास इज एन एलाइ ऑफ कॉपर एंड जिंक. कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन बता देना, फिर एलॉय आ गया. ठीक है. तो ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी कर लेंगे. तो ये हमारा आज का लेसन इसी के साथ खत्म होता है फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. प्लीज़ अपना फीडबैक दें, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, कमेंट में बताएं. ओके. थैंक यू सो मच.